हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो कुछ मैंने पढ़ाया वह नियम के अनुसार पढ़ाया और उसका ऐसा शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग मेथड जैसे भी हुआ समझाने का कोशिश किया। आज आइए देखते हैं हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय को भी क्या करना है, समझना है, नियम के अनुसार इसको भी समझना है। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को जान लेते हैं कि क्या है उपसर्ग, क्या है प्रत्यय। ठीक है। और कल हम लोगों ने तद्भव और तत्सम को पढ़ा। तद्भव तत्सम को पढ़ा जो कि उसके कुछ ऐसे नियम थे। नियम के अनुसार हम जान गए कि तत्सम को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है। आइए आज हम उसी के आधार पर ले चलते हैं। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग। ठीक है। उपसर्ग प्रीफिक्स क्या होता है इंग्लिश में? प्री माने पहले, फिक्स माने जुड़ना, पहले जुड़ जाए वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। यानी कि यदि कहा जाए तो उपसर्ग उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ होता है पास या समीप। ठीक है। और सर्ग का अर्थ होता है भाग। क्या होता है? भाग। कहीं कहीं शब्दांश भी मिलता है। तो अब इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग आपका उप प्लस सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पास का होना या पास का भाग। ठीक है। अब ये उपसर्ग जो है, अर्थात इन उपसर्ग को हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाए। क्या करें? पहले आकर जुड़ जाए और उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। मैंने पहले कहा कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्री माने पहले, प्री माने पहले, फिक्स माने जुड़ना। ठीक है। पहले सेट हो जाए, पहले ही जो सेट हो जाए, ऐसा वर्ड, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाए वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? वह उपसर्ग होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि शब्दांश जो है किसी भी शब्द के पहले मूल शब्द में आकर जुड़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे हम ले लें, किसी भी शब्द को ले लें जो उपसर्ग है। आपके संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग के भेद होते हैं, जो हिंदी के भाषा के उपसर्ग हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं, और आपका जो है कि विदेशी भाषा का उपसर्ग है। इस तरह से उपसर्गों के प्रकार मैं आगे बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि जैसे इसके एग्जाम्पल को ले लेते हैं एक, जैसे हम मान ले के ले ले धान। अब धान क्या होता है भाई? धान
अन्न होता है, चावल होता है। लेकिन जब उपसर्ग शब्द इसके पहले कोई शब्दांश इसके पहले आकर जुड़ जाएगा तो इसके अर्थ में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अर्थ में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। जैसे धान में परी जोड़ दिए, परी जोड़ दिए, अर्थात ये ऐसे भी कह सकते हैं कि परी प्लस धान। अब क्या हो गया? परिधान। क्या हो गया? परिधान। अब परिधान का मतलब क्या होता है? वस्त्र। पहले इस धान का अर्थ क्या था? अन्न था, अन्न या चावल था। लेकिन जब इस धान में परी आपका जुड़ गया, परी आपका जुड़ गया तो क्या हो गया? परिधान। परिधान यानी कि वस्त्र। क्या हो गया? वस्त्र। जैसे प्र प्लस धान, प्र प्लस धान क्या हो गया? प्रधान। ठीक है, प्रधान क्या होता है? प्रधान। प्रधान का मतलब श्रेष्ठ या मुखिया। ठीक है। और जैसे वि प्लस धान क्या हो जाएगा? विधान। क्या हो जाएगा? विधान। विधान का अर्थ क्या होता है? कानून। क्या होता है? कानून। जैसे जुड़ जाए शम प्लस वी प्लस धान क्या हो गया? संविधान। क्या हो गया? संविधान। अर्थात कानून का संग्रह। इसका अर्थ होता है कानून का संग्रह। तो मैंने बताया कि कोई भी ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द में पहले आकर जुड़ जाए, पहले आकर जुड़ जाए और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और ठीक इसी तरह आपका प्रत्यय है। प्रत्यय क्या कहलाता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में आकर जुड़ जाए, यानी पीछे जुड़ जाए। प्रति, ठीक है, तो पीछे जुड़ जाए तो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। इसको हम भी बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। पहले हम लोग उपसर्ग को पढ़ लेते हैं। ठीक है, उपसर्ग को पढ़ लेते हैं। अब आइए देखते हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद, तीन प्रकार के उपसर्ग के भेद हैं। वैसे भी चार प्रकार भी ले लेते हैं। पहला आपका क्या है? संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग, इसे तत्सम भी कहते हैं। तत्सम भाषा के उपसर्ग। ठीक है, तत्सम भाषा के उपसर्ग। और दूसरा आपका हो गया हिंदी भाषा के उपसर्ग। उपसर्ग, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? तद्भव। तद्भव भी कहते हैं, तद्भव भी कहते हैं। और आपका तीसरा है विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के उपसर्ग। और चौथा आप लेते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, जिसमें कि सब लगा होता है। अंग्रेजी भाषा का अक्सर एक ही मिलता है, ये सब लगा होता है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब जिलाधिकारी। तो इस तरह से सब लगा होगा आपका अंग्रेजी भाषा वाले में। और संस्कृत में अक्सर हम पढ़ते हैं, जब भी हिंदी भाषा में जो भी उपसर्ग हम पढ़ेंगे वह संस्कृत भाषा का जो है कि उसी का विकृत रूप, अर्थात उसी का अर्थ परिवर्तित रूप है आपका हिंदी में। अर्थात कहने का मतलब कि हिंदी में जिस भी उपसर्ग का प्रयोग होगा वह संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न है उसी का जो उपसर्ग हम पढ़ेंगे। और मूल रूप से हम लोग संस्कृत को ही उपसर्ग में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप संस्कृत भाषा को पहले ले लेते हैं। संस्कृत भाषा, मैंने कहा था कि हिंदी भाषा की जननी क्या है?
संस्कृत है। तो आइए हम देखते हैं संस्कृत भाषा के जो 22 उपसर्ग है, संस्कृत भाषा में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। प्रश्न बनता है कि संस्कृत भाषा में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। अब संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं उसको देखते हैं, 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं, उन उपसर्गों को जानते हैं और उपसर्ग को हम नियम के तहत पढ़ेंगे जिससे कि हमें उपसर्ग को पहचानने में आसानी होगा। ठीक है, आइए उन उपसर्ग, संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं उनको पढ़ते हैं। कितने उपसर्ग हैं? कुल संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। आइए उन उपसर्गों को देखते हैं। सबसे पहले हम अ को ले लेते हैं, असंबंधी उपसर्ग ले लेते हैं। जैसे अ हो गया, इसमें असंबंधी लेते से अति, ठीक है, अधि, ठीक है, अति, अधि और अनु। देखिए यह तीनों उपसर्ग जो है आपका त, थ, द, ध, न, त वर्ग वाले वर्ड में आ रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा। यह एक मतलब जैसे कि याद करने के लिए सोच लीजिए कि त वर्ड वाले में 3 उपसर्ग इधर आए हुए हैं। क्या है? अति, अधि, त, थ, द, ध, न। तो अ लगाना है आपको। अति, अधि, अनु, ये 3 हो गया। अब आइए धीरे से प में देखिए क्या है। अप, अपि और प, फ, ब, भ, अभि। 3 आपका प वर्ग वाले में आ गए, प वर्ग वाले में भी 3 आ गए। अ लगाना है और प से ले लेना, प यहां भी है, प यहां है, अप, अपि और अभि। क्या है? अभि। तो आपका ये हो गया इस तरह से। और अब देखिए और क्या है इसके बाद, अव, आ, अव, आ। कितने वे? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक 8 हुआ। अभी 22 के बारे में हम बताते हैं धीरे धीरे। देखिए अब इस आ के बाद, अर्थात कहने का मतलब सबसे पहले अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ। ठीक है, ये हो गया। अब आइए इसी प में देख लेते हैं क्या आता है। प्र, ठीक है, प्र। और क्या आता है? प्रति, ठीक है, परा, परी। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। प्र, प्रति, यानी प वाले में भी 4। क्या है? प आया, प्र हो गया, प्रति हो गया, परा हो गया, परी हो गया। 8 4 12 हुआ आपका। ये 4 है, 8 वो है, 8 4 12 हुआ। अब देखिए उ में आइए। उत, उप, ठीक है, उत, उप और समसूनी, सम, सु, नी, समसूनी। ठीक है, अब समसूनी आ गया। नी के बाद निर, ठीक है, निस, निर, ठीक है, निर, निस। ठीक है, अब इसके बाद दुर, दुस्वी, दुर, दुष और वी। ठीक है, यह है आपका संस्कृत का। कितना हुआ? 8 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 उपसर्ग हो गया। अब इसको यह ध्यान रखिएगा कि पहले अ को ले लेते हैं। अ को लेने के बाद त वाले 3 वर्ड होंगे, प वाले 3 वर्ड होंगे और इसके बाद 2 अब आ, अब आ। उसके बाद याद कर लीजिए अब आ। ठीक है, इसके बाद प वाले में 4 है,
प्रति परापरी, और उ वाले में 2 है उत उप, और समसुनी होता है। इसके बाद निर्निस दुर्दुष्वी, निर्निस दुर्दुष्वी, ये आपके उपसर्ग के प्रकार जो 22 है संस्कृत वाले में वो हो गए। तो इस तरह से इन उपसर्गों के बारे में जैसे अतिशय हो गया, अति काल हो गया, अतिरिक्त हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, ठीक है। इसी तरह से अधिकरण, अधिकार, अनुच्छेद, ठीक है, अनुसूची। तो इस तरह से ये आपका जुड़ता है। अर्थात कहने का मतलब उपसर्ग में आपको यह 22 उपसर्ग याद है तो कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग है। जैसे अधिकार में उपसर्ग होगा, अधि दे देगा, अत दे देगा, अध दे देगा। तो यदि आप जानते रहेंगे कि यही उपसर्ग है तो इन उपसर्गों को आप सही से विकल्प को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस उपसर्ग के बारे में ये जानेंगे कि यदि इस उपसर्ग को कहीं विच्छेद करना पड़ जाए, उपसर्ग जो शब्द हैं उनको विच्छेद करना पड़ जाए तो कैसे हम पहचानेंगे कि यही इसका पहचान होगा। और उपसर्ग क्या है, मैंने कहा कि उपसर्ग शब्द, उपसर्ग जो आते हैं उपसर्ग शब्द के, यानी कि जो शब्द आएगा शब्द के आरंभ में, देखिएगा अभी आरंभ में रहेगा, ठीक है, आदि में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आदि के अर्थ को नहीं समझते हैं। आदि मतलब होता है प्रारंभ, आदि मतलब क्या होता है, शुरू होता है, प्रारंभ होता है। लेकिन आदि का मतलब कुछ लोग समाप्त से ले लेते हैं, ठीक है। तो आदि में, पूर्व में, ठीक है, पूर्व में, शुरुआत में, पहले, इतना जानते हैं प्रारंभ को, ठीक है। सॉरी, जुड़ते हैं। तो उपसर्ग शब्द जो होता है, यानी उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के आरंभ में, आदि में, प्रारंभ में, पूर्व में पहले जुड़ते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए उपसर्ग शब्द को कैसे हम पहचाने। जब देखिए नियम है आपका, अब नियम, जब शब्द दिया हो तो उपसर्ग को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। जब शब्द दिया हो तो उपसर्ग को कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 1 को हम देखते हैं। जब शब्द के प्रारंभ में नी या दू रहे, ठीक उसके बाद चाहे तालव्य शय आधा रहे, चाहे मूर्धन्य शय आधा रहे, चाहे दंती शय आधा रहे, उसके बाद जब हम बांटेंगे अर्थात उसका जब विच्छेद करेंगे तो उसमें दंती स होगा या विसर्ग होगा। कैसे, अभी देख लीजिए, अभी बताता हूं। लिखते हैं, जब उपसर्ग युक्त शब्द, ठीक है। अभी नियम के तहत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। जब उपसर्ग युक्त शब्द के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, नी या दू हो के ठीक बाद, नी या दू के ठीक बाद, इसको देखिएगा ध्यान से, नी या दू के ठीक बाद
क्या हो, दंती श हो, अरे सॉरी तालव्य श हो या मूर्धन्य श हो या दंती श हो। ठीक है, बाद क्या हो, तालव्य श हो, मूर्धन्य श हो और दंती श हो। तो अब इसका क्या हो जाएगा, या तो श हो जाएगा या तो विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, या तो दंती स हो जाएगा या विसर्ग हो जाएगा, या दंती स के रूप में लिखते हैं या विसर्ग के रूप में लिखते हैं। जैसे जैसे दिख रहा है ना इधर, जैसे आपका हो गया निश्चय। अब यह विसर्ग युक्त शब्द आपको निश्चय दे दिया, आपके विकल्प में कहीं निस दे दिया और कहीं जो है कि यह तालव्य से निस लिख दिया। जैसे कहीं आपका निस ऐसे लिख दिया, कहीं निस ऐसे लिख दिया और कहीं पर निश ऐसे लिख दिया और कहीं निश ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, तो यदि आप जानेंगे कि इस तरह के संबंध में हम ये क्या करते हैं कि निश को लिख देते हैं, नी का क्या हो जाएगा, मैंने नी या दू के बाद यदि हो तो नी का क्या होगा, यहां पर निश क्या हो जाएगा, निश या दू सॉरी नी क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। तो यह क्या होता है तो यह क्या होता है, निश क्या हो जाएगा, निश। जैसे एग्जाम्पल दिया दुष्चक्र, दुष्चक्र। ठीक है, तो या तो आपको विकल्प में दुष् मिले तो इस तरह से दुष् लिखा हुआ मिले तो विकल्प उसे टिक करिए, या तो दुह लिखा हुआ हो तब टिक करिए। अर्थात कहने का मतलब कि दुष्चक्र का जो उपसर्ग शब्द होगा यहाँ पे क्या होगा, शब्दांश दुष होगा। क्या होगा, दुष होगा। इस नी का, इस दू का दुष हो जाएगा, नी का निस हो जाएगा, या नी का नी हो जाएगा, दू का दुष हो जाएगा। जैसे दुष्परिणाम आ गया तो उसका क्या हो जाएगा, दुष हो जाएगा या दू हो जाएगा। ठीक है, और निष्कलंक आ गया तो निह धन कलंक हो सकता है, निस धन कलंक हो सकता है। ठीक है, नियम नंबर 1 समझ में आ गया। जब उपसर्ग युक्त शब्द हो उसके प्रारंभ में नी या दू के ठीक बाद आपका तालव्य आदेश, मूर्धन्य आदेश, दंती आदेश आए तो वहां पे स दंती स हो जाता है या विसर्ग का रूप हो जाता है। ठीक, नियम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि मान लीजिए यह क्या है, अब आप समझिए, अभी लिखेंगे नहीं ढेर सारा। यह क्या है, आपका उपसर्ग युक्त शब्द है। मान लीजिए यह क्या है, आपका उपसर्ग युक्त शब्द है। इस शब्द के प्रारंभ में, इस शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाए, पुर आ जाए या तिर आ जाए, पुर आ जाए या तिर आ जाए। तो इस पुर का क्या होगा, पुरस। ठीक है, या पुरह, क्या होगा, पुरस होगा या पुरह होगा। और इस तीर का क्या होगा, तिरस या तिरह होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, या यदि किसी भी उपसर्ग युक्त शब्द के प्रारंभ में पुर या तिर आ जाए तो वह क्या होगा, पुर का पुरस हो जाएगा, तिर का तिरस हो जाएगा, या पुर का पुरा हो जाएगा या तिर का तिरह हो जाएगा। जैसे देखिए
पुरोहित, पुरोहित दे दिया, आपका उपसर्ग शब्द दे दिया पुरोहित, पुरोहित दे दिया। अब कहा कि उससे इसमें उपसर्ग का शब्दांश क्या होगा या उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो आपको पहचानना होगा तो वहाँ पे पुरुष देखना पड़ेगा, वहाँ पे पुरुष होगा या पुरः होगा तो आपका वही विकल्प सही माना जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे आपका एक और लेते हैं तिरोभाव, तिरोभाव, तिरोभाव। अब तिरोभाव में क्या हो गया, आपका तीर आया है, मैंने कहा क्या है, तीर है, तो आपका तिरस हो जाएगा या तिरस होगा या तिरह हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें समस्या। पुरस्कार हो गया, पूरा धनकार हो गया या पुरस धनकार होगा। ठीक है, विकल्प में देखना होगा पूरा है या पुरस है तो वह उपसर्ग सही होगा। तिरस्कार हो गया, तिरस्कार हो गया तो तीर है या तिरस है, कहीं देखिए तीर देगा तिरस देगा तो आप ये मत सोचिएगा तीर मारा दिया जाए, नहीं, नियम को समझिए, तिरस जहां पर लिखा होगा वही आपका उपसर्ग होगा। तिरस्कार, तिर धनकार हो सकता है और तिरस भी हो सकता है। ठीक है, आइए नियम नंबर 3 के बारे में देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है आपका कि कोई उपसर्ग युक्त शब्द के आरंभ में, यह उपसर्ग युक्त शब्द है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा लिखना नहीं है, मेरा पहले से ध्येय रहा है कि रटना नहीं है, समझना है, तो समझ जाइए। यह किसी भी प्रारंभ में, किसके प्रारंभ में, किसके प्रारंभ में, विसर्ग युक्त शब्द जो सॉरी उपसर्ग युक्त शब्द है उसके प्रारंभ में यदि आपको नी या दू, ठीक है, नी दू वही अंत हो, क्या हो, अंत हो, और इसके ठीक बाद में उड़ंतु रह आ जाए, क्या आ जाए, उड़ंतु रह आ जाए, तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका निर हो जाएगा, इसका दूर हो जाएगा, इसका वहीर हो जाएगा और इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, या नी भी हो सकता है, ठीक है, दू भी हो जाएगा या वही भी हो जाएगा और अंतः भी हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसा विकल्प देखने को मिले वैसा इसको मारिएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए निर्धन का, निर्धन, अब निर्धन में कहीं निर होगा, क्या होगा, नी का क्या हो गया, निर होगा या तो नी होगा, क्या होगा, नी होगा। तो इस तरह से जैसे दुर्जन हो गया, दुर्जन हो गया, अगर दुर्जन है विकल्प में देखने को मिलेगा दूर या दूह, तो यह है आपका उत्तर। इस हिसाब से विकल्प आप सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से वहीर का हो गया, वहीरमुखी, वही धनमुखी, वहीर धनमुखी हो सकता है। अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है, अंतः धन धान होता है, अंतर्धन धान होता है। तो इस तरह से आप नियम नंबर 3 को समझें। अब नेक्स्ट नियम आगे पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।